हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का हमारा सब्जेक्ट चल रहा है मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स, मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिकल नैनो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नैनो टेक्नोलॉजी एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें से यूनिट 4 चल रही है। यूनिट 4 में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे हैं पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, एडवांटेज और इसका डिसएडवांटेज हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में बना के अपलोड कर दिया है, जो कि आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में भी बता दिया और एनाटॉमी ऑफ द लंग्स, इंपॉर्टेंस फॉर द ड्रग डिलीवरी सिस्टम। एनाटॉमी के बारे में बताया था, ऐसा कौन कौन से एनाटॉमी होते हैं जो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये भी हमने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया था, जहाँ पे मेटरनल डोज इनहेलर होता है, ठीक है, पाउडर ड्राई इनहेलर होता है, और आपका कौन सा है तीसरा, 3-4 आते हैं। एक आपका है नेबुलाइजर, ठीक है। इसके बाद एक आपका है, बहुत बड़ा बड़ा पेज तो नहीं बन गया है, एक आपका आता है शॉर्ट मिक्स इनहेलर, ठीक है। इसके बारे में हमने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। तो क्या होता है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, 2 वीडियो में बनाई हूँ, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पे। बेसिकली यूट्यूब चैनल पे हम इसका लिंक डाल दिए हैं टेलीग्राम का, आप वहां से ज्वाइन करके इस वीडियो को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जानेंगे फैक्टर अफेक्टिंग पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फैक्टर अफेक्टिंग पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम को जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं आखिर पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन हमने काफी सारे वीडियो में हमेशा बताते चलते हैं पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं। तो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं, एक ऐसे मेथड होते हैं जिसके द्वारा हम लोग दवा को अपने लक्ष्य में पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें मेनली इन्वॉल्व होती है एम्बुलाई जो अटैच होती है ब्लड वेसल से, वो दवा को एब्जॉर्ब कर ब्लड वेसल में ट्रांसफर करने का काम करती है। ठीक है। पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक टाइप का मेथड है जिसके थ्रू हम लोग दवा को लंग्स में इंजेक्ट या फिर एडमिनिस्ट्रेट करने का काम करते हैं। ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा मेन ऑर्गन जो इन्वॉल्व होता है वो है आपका एल्वलाई, जो लंग्स का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सेल्स होती है, ढेर सारे एल्वलाई मिलकर क्या बनाती है, लंग्स बनाती है, तो दवा उसी से एब्जॉर्ब होती है। ठीक है। अब देखो बहुत सारे टाइप्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो दवा के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करने का काम करते हैं, या फिर जो आप सांस के थ्रू या फिर पल्मोनरी ड्रग के थ्रू जो आप दवा ले रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करने का काम करते हैं, उसके फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करने का काम करते हैं। सबसे पहले कौन सा है? पार्टिकल साइज। जैसे हमने आपको बार बार बताता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज, स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज जो ड्रग होती है, जिस दवा का स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज होता है उसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन हाईएस्ट होता है, वो बहुत ही जल्दी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। लेकिन जो लार्ज पार्टिकल साइज होती है उसका एब्जॉर्प्शन लो होता है। कारण ये होता है कि स्मॉल पार्टिकल साइज में जो सरफेस एरिया होती है, सरफेस एरिया को ज्यादा ही मिलती है, इस वजह से एब्जॉर्प्शन भी आपका हाईएस्ट देखने को मिलता है। लेकिन लार्ज सरफेस एरिया में, लार्ज पार्टिकल में सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा मिलती है, इसलिए वहां पे उसका एब्जॉर्प्शन देखने को कम मिलता है। तो अगर आप पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें जो दवा होती है उसकी पार्टिकल साइज कम होनी चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार क्या कर रहा है। पार्टिकल साइज इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। पार्टिकल साइज एक टाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम को अफेक्ट करने के लिए। लार्ज पार्टिकल साइज, ठीक है, डिपॉजिट इन द माउथ एंड द थ्रोट। जो लार्ज पार्टिकल साइज होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, कारण क्योंकि उसमें लार्ज सरफेस एरिया होता है, इंटरफेशियल टेंशन ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। वो हमारे माउथ में और कहाँ पे? थ्रोट में। थ्रोट मतलब होता है गला, ठीक है। गला, गला और माउथ में क्या होते हैं? आसानी से डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपॉजिट मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, उसका प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन या फिर वो आपके लंग्स में डिलीवर नहीं हो पाती है। पार्टिकल बिटवीन 10 से 5 से 10 माइक्रोमीटर डिपॉजिट इन द अपर एयरवे। और देखो पार्टिकल साइज अगर 5 से 10 रहेगी, अगर 10 से ज्यादा रहेगी, पार्टिकल साइज अगर 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा रहेगी तो वो माउथ में और थ्रोट में डिपॉजिट हो जाएगी। लेकिन अगर वही पार्टिकल साइज 5 से 10 रहेगी तो वो कहाँ पे डिपॉजिट होगी? रिस्पायरेटरी के अपर ट्रैक में, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के अपर वाले, जैसे आपका ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंक्यूलस हो गया, वहां पे क्या होती है? डिपॉजिट हो जाती है। पार्टिकल बिटवीन 1 से 5 माइक्रोमीटर रीच द लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक एंड एल्वलाई।
और जो पार्टिकल साइज होती है 1 से 5 माइक्रोमीटर की पार्टिकल साइज क्या होती है, मिनिमम होती है। 1 से 5 माइक्रोमीटर की पार्टिकल साइज अगर आप ले रहे हैं किसमें, जो दवा है उसका 1 से 5 मतलब 1 से 5 माइक्रोमीटर की साइज अगर किसी भी दवा को ले रहे हैं जिसको पल्मोनरी डिलीवरी सिस्टम को बनाना है, तो आसानी से आपके अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक को पास करके वो सीधा और सीधा कहाँ पे जाती है, एल्वेलाई के पास जाती है। इसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। एब्जॉर्प्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि ये 2 पार्टिकल साइज होती है। वेरी लार्ज पार्टिकल साइज में बी एक्सहेड आउट। अगर आप बहुत ज्यादा लार्ज पार्टिकल साइज के दवा बना रहे हैं पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, जो आप दवा यूज किए हैं अगर उसकी साइज बहुत ही लार्जेस्ट है तो आपका एक्सलेट हो जाती है, मतलब जब आप सांस को छोड़ते हैं तो सांस के थ्रू वो बाहर निकल जाती है। तो ये है, मतलब यही है कि सबसे पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए, 1 से 5 माइक्रोमीटर की होनी चाहिए। दवा की पार्टिकल साइज कितनी होनी चाहिए, 105 माइक्रोमीटर साइज होनी चाहिए, तभी वो आसानी से एब्जॉर्ब हो पाएगी, यानी तभी वो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक और अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक को क्रॉस कर पाएगी। इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्रॉपर पार्टिकल साइज इंप्रूव ड्रग डिपॉजिट एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट। जो प्रॉपर पार्टिकल साइज की अगर आप लेंगे वो इंपॉर्टेंस होती है ड्रग डिपॉजिट, और ड्रग डिपॉजिट कहाँ पे होती है, लंग्स में जाकर। अगर मैक्सिमम पार्टिकल साइज लेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉपर पार्टिकल साइज अगर कम साइज के दवा का यूज कर रहे हैं तो आसानी से आपके एल्वुलाई तक लंग्स में डिपॉजिट हो जाती है, जहां से थेराप्यूटिक एक्शन आपका इंक्रीज होता है, मतलब थेराप्यूटिक एक्शन भी ज्यादा देखती है। ब्रीथिंग पैटर्न दूसरा क्या है, ब्रीथिंग पैटर्न। The patient breathing technical strongly affected drug deposit। अगर आप ब्रीथिंग पैटर्न में, मतलब क्या होता है, अगर आप सांस को बहुत ज्यादा तेजी से ले रहे हैं और बहुत ज्यादा छोड़ रहे हैं। एक होता है अगर आप सांस के थ्रू दवा को ले रहे हैं तो सांस के थ्रू जब आप दवा को लेंगे तो दवा को थोड़े बहुत देर टाइम तक उसको कहाँ पे रोकना है, आपके लंग्स में रोक के रखना है। अगर आप तुरंत दवा को छोड़ रहे हैं तो उसके साथ साथ दवा भी बाहर आ जाती है। तो ब्रीथिंग पैटर्न में यही कह रहा है, द पेशेंट ब्रीथिंग टेक्निकल स्ट्रांगली अफेक्ट ड्रग डिपॉजिट। देखो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो उसके ब्रीथिंग टेक्निकल की वजह से जो दवा होती है वो डिपॉजिट होने का ज्यादा चांसेस रहता है। डीप एंड स्लो ब्रीथिंग, बहुत ज्यादा डीप ब्रीथिंग ले रहे हैं या फिर वो बहुत ज्यादा स्लो ब्रीथिंग ले रहे हैं तो इंप्रूव ड्रग डिपॉजिट इन द लंग्स। ये क्या करती है, ये दवा को लंग्स में डिपॉजिट करने का काम करती है। इंक्रीज रेसिडेंस टाइम। देखो बात ये है कि यहाँ पे इंप्रूव ड्रग डिपॉजिट इन द लंग्स। देखो लंग्स को कहाँ पे डिपॉजिट करना है, कहाँ पे इकट्ठा करना है, हार्ट में इकट्ठा कर, सॉरी लंग्स में इकट्ठा करना है। जो दवा है उसको लंग्स में इकट्ठा करना है। तो अगर आप सांस को स्लोली स्लोली ले रहे हैं और सांस को कुछ देर तक लंग्स में छोड़ के रखेंगे तो सांस के थ्रू जो दवा गई है वो आपके लंग्स में कुछ टाइम तक रुकेगी। जब रुकेगी तो वहां से मतलब मोस्ट डिपॉजिट होता है, ठीक है, फिर वहां से दवा आसानी से आपके ब्लड में एल्वुलाई के थ्रू ब्लड में रीच कर जाती है, जिसकी वजह से इंक्रीज होता है रेसिडेंस टाइम, मतलब थेराप्यूटिक इफेक्ट इंक्रीज होता है। लेकिन अगर आप सांस को बहुत फास्ट तरीके से ले रहे हैं, अगर आप सांस को क्या कर रहे हैं, बहुत फास्ट फास्ट तरीके से ले रहे हैं तो कॉज डिपॉजिट इन द अपर एयरवे। अगर सांस को आप बहुत तेजी से ले रहे हैं, बहुत तेजी से छोड़ रहे हैं तो वो क्या करेगी, अपर जो रिस्पिरेटरी के अपर ट्रैक है, जैसे ट्रैकिया हो गया, माउथ हो गया और आपका नोज हो गया, नोजन कैविटी हो गया, वो दवा जो होती है वो उसी के आसपास में डिपॉजिट हो जाती है, लंग्स तक नहीं जा पाती। रिड्यूस डक्ट पेनिट्रेशन, इसलिए दवा लंग्स के पास नहीं जाएगी तो लंग्स से पेनिट्रेट नहीं हो पाएगी, पास नहीं हो पाएगी, एल्वुलाई के पास नहीं जा पाएगी, ब्लड में नहीं जा पाएगी और आप बहुत सांस बहुत फास्ट तरीके से ले रहे हैं। होल्ड ब्रीथिंग, होल्डिंग ब्रीथिंग फॉर द 5 से 10 मिनट अफेक्ट इनहेंस इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। अगर आप सांस को ले रहे हैं, सांस के थ्रू दवा ले रहे हैं तो दवा को अगर सांस को कुछ देर तक होल्ड कर रखेंगे तो इसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। जैसे आपने पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी को इनहेलर से लिया, अब आप लिए तो सांस को कुछ देर तक रोक कर रखेंगे, दवा भी वहां पे रुकेगी, कुछ टाइम तक रुकेगी, तो वहां से एब्जॉर्प्शन उसका अच्छा होता है। जब एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो थेराप्यूटिक एक्शन भी ऑटोमेटिक अच्छा दिखने को मिलेगा। ठीक है, एयरवे कंडीशन, एयरवे कंडीशन में जैसे डिजीज हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव इन द एयरवे अफेक्टेड ड्रग डिलीवरी। देखो एयरवे कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभी आपकी एयरवे नैरो हो जाती है और कभी कभी ज्यादा फैल जाती है। नैरो मतलब होता है पतला होना, ठीक है, जब पतला होता है तो उस समय आप प्रॉपर तरीके से खुद ही सांस नहीं ले पाते हैं तो दवा का अंदर जाना भी
कम चांस होता है। तो उस समय अगर एयरवे में कोई डिजीज हो गया है, ठीक है, तो वहां पे भी दवा का इफेक्ट कम देखने को मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो एयरवे अगर पतली हो रही है, डाइलेक्ट हो रही है या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो वहां पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन, इनहेलेशन डिक्रीज होता है। ठीक है, जैसे आपका अस्थमा हो गया। अस्थमा एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, एयरवे पतली हो जाती है। एयरवे क्या होती है, देखो, एयरवे रिड्यूस हो जाती है। नेरो एयरवे रिड्यूस होने के कारण जो ड्रग पेनिट्रेशन होता है वो लो हो जाता है, ड्रग आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। सीओपीडी, सीओपीडी का क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें भी क्या होती है, म्यूकस सिक्रेशन एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, डिक्रीज डिपोजिशन अफेक्टिविटी। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें भी आपका एयरवे पतली हो जाती है, म्यूकस का सिक्रेशन ज्यादा होने लगता है, तो जो दवा आप लेते हैं वो म्यूकस में ही एब्जॉर्ब हो जाती है और म्यूकस के थ्रू बाहर निकल जाती है, इसलिए इसका इफेक्ट अस्थमा में भी ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन, देखो इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि जो आपकी एयर वे होती है या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। जब स्वेलिंग आ जाती है तो एयर वे ऑटोमेटिक लो हो जाती है। एयर वे सांस जाने की जो मीटर होता है, मतलब जो पाइप होती है, वो उसमें सूजन आ जाती है, इसलिए उसका जो गैप होता है वो कम हो जाता है, तो वहां से भी ड्रग आसानी से ट्रांसफर नहीं हो पाती है। लार्ज सरफेस एरिया, इसके बाद क्या है आपका लार्ज सरफेस एरिया। एम्बुलाई प्रोवाइड ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया। देखो जो एम्बुलाई होती है वो आसानी से लार्ज सरफेस एरिया को प्रोवाइड करती है, और हमने आपको बता दिया है कि एक दवा का एब्जॉर्प्शन सबसे हाईएस्ट कहाँ पे होता है, लार्ज सरफेस एरिया में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक दवा का एब्जॉर्प्शन के लिए। जिस ऑर्गन का सरफेस एरिया इंक्रीज रहेगा, सरफेस एरिया क्या रहेगा, हाईएस्ट रहेगा, उसका एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा। ठीक है, थिन एल्वेओलाई मेम्ब्रेन, अगर जो एल्वेओलाई मेम्ब्रेन वो थोड़ी सी थिन है, मतलब थोड़ी सी कड़ी है, तो वहां पे रैपिड डिफ्यूजन ऑफ द ड्रग, मतलब थोड़ी सी थिन, थिन मतलब क्या होता है, थिन मतलब होती है पतला। अगर एल्वेओलाई थोड़ी सी पतली है तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा हाईएस्ट देखने को मिलता है और ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी रैपिड होता है। ठीक है, रिच ब्लड सप्लाई, इनहेंस सिस्टम एब्जॉर्प्शन, अगर लंग्स के पास ब्लड सप्लाई हाईएस्ट है, देखो ब्लड का फ्लो हाईएस्ट होना चाहिए एक दवा के एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर ब्लड फ्लो क्या है, ब्लड फ्लो अगर हाईएस्ट है तो एब्जॉर्प्शन भी, एक दवा का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, हाईएस्ट ही होगा। एक दवा का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, हाईएस्ट होगा। अगर वहां पे लंग्स के पास अगर ब्लड फ्लो हाईएस्ट है, एल्वेओलाई के पास ब्लड फ्लो हाईएस्ट है, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन हाईएस्ट देखने को मिलेगा। अगर वहां पे ब्लड फ्लो ही नहीं हो रहा है तो वहां पे एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा आपका लो देखने को मिलता है। ठीक है, ड्रग प्रॉपर्टीज, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। अब दूसरा क्या है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो कुछ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज भी होते हैं जो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम को अफेक्ट करने का काम करती है, जैसे सॉल्युबिलिटी। देखो हाई सॉल्युबिलिटी ड्रग डिजॉल्व रैपिड, देखो अगर दवा आपकी हाई सॉल्युबिलिटी रहेगी तो वो बहुत जल्दी डिजॉल्व होगी और बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब होगी। अगर वो दवा पुअरली सॉल्युबल रहेगी, मतलब वो आसानी से नहीं घुलेगी, जब घुलेगी ही नहीं तो एब्जॉर्ब भी कहाँ से होगी। तो हाई सॉल्युबिलिटी वाली दवा आसानी से डिजॉल्व होती है और अपना इफेक्ट देती है। मॉलिक्यूलर वेट, देखो लो मॉलिक्यूलर वेट ड्रग आर एब्जॉर्प्शन मोर इजीली। अगर देखो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, एक दवा का मॉलिक्यूलर वेट जितना कम रहेगा उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही हाईएस्ट देखने को मिलेगा। अगर उसी दवा का मॉलिक्यूलर वेट हाईएस्ट रहेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन भी लो देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोकोपिया नेचर, स्कोपिया नेचर, सम हाइग्रोस्कोपिया नेचर, देखो सम ड्रग एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड द फॉर्म एग्रीगेट रिड्यूस इफेक्टिवनेस। देखो ये क्या कर रहा है कि कुछ दवा जो होती है वो मॉइस्चर में एब्जॉर्ब होती है, जहाँ पे गीले गीले स्थान पाते हैं वहां से दवा डिजॉल्व होकर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने लगती है, लेकिन सूखे एरिया में दवा आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर यही आइडेंटिफाई कर रहा है कि अगर थोड़ा सा मॉइस्चराइजर है, अगर मॉइस्चर है आपके एयरवे में मॉइस्चर है तो दवा आसानी से वहां पे भी एब्जॉर्ब हो सकती है। इसके बाद तीसरा कौन सा है आपका, फार्मुलेशन फैक्टर है। फार्मुलेशन फैक्टर में एक्सिपिएंट जो होते हैं वो भी दवा के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करने का काम करते हैं। देखो एक्सिपिएंट एक ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके पास फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है, सिर्फ ये दवा के साइज को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। ठीक है, इंप्रूव स्टेबिलिटी एंड द फ्लो प्रॉपर्टीज, ये दवा के स्टेबिलिटी और फ्लो प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने का काम करते हैं, जैसे कि डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स।
डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स में क्या कर रहा है कि लो डेंसिटी पार्टिकल रिमाइंस सस्पेंडेड लॉन्गर। अगर डेंसिटी पार्टिकल्स क्या है लो रहेगा तो उसका जो सस्टेंडेंस होता है, एक दवा का सस्टेंसेस आपको लॉन्ग देखने को मिलेगा। मॉइस्चराइजर कॉन्टेक्ट, हाई मॉइस्चराइजर फॉर क्लम्पिंग ऑफ द पाउडर। देखो अगर आप दवा की पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो देखो पाउडर जहाँ पे गीला चीज रहता है वहां पे फेंक देंगे तो चिपक जाता है। अगर आपके एयर वे में जहाँ पे गीली चीज रहेगी, आप जहाँ पे थोड़ा थोड़ा मॉइस्चराइजर कॉन्टेक्ट रहेगा तो दवा वहीं पे डिपोजिट होने लगेगी, मतलब कि कंफर्ट होने लगेगी, मैं वहां पे चिपकने लगेगी। ठीक है, डिवाइस रिलेटेड फैक्टर। अब कुछ हमारे डिवाइस रिलेटेड फैक्टर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके पूछ सकता है। मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ूंगी डिवाइस रिलेटेड फैक्टर।